Hey, hi everyone, welcome to our channel Commerce Education by CA. This is Darshan Din this side. Hopefully everyone is doing good. आई होप आपने चैप्टर नंबर 6 का जो मेरा वीडियो था 12th स्टैंडर्ड का लेटर्स वाला पार्ट जो चैप्टर 6 मैंने पढ़ाया वो आपने देखा रहेगा और वो आपको अच्छा लगा रहेगा. इन केस अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं एंड आपको जेन्यूनली ऐसा लगता है कि सही से पढ़ाया सर ने, ठीक है, तो इन दैट केस आपको एक चीज़ करना है, रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है. नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और डिसलाइक करने से बेटर आई वुड से कि आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि आपको क्या नहीं समझ में आया और क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए पढ़ाने में, ठीक है. इन विच केस हाँ, अगर पूरा लेक्चर अच्छा भी लगा है, आपको पसंद भी आया है तो आप लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि लेक्चर पसंद आया है करके, ठीक है. इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको और वीडियोज़ बनाने के लिए हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि और वीडियोज़ बनाएं, ठीक है. एंड इन विच केस अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी है, आपको कुछ भी क्वेरीज है एसपी के रिलेटेड, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप क्या कर सकते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं हमेशा कमेंट में पिन करता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करो मुझे, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा. वहाँ पे मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा, ओके. आपको मैं ना वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कि आपके डाउट का मतलब क्या होता है करके, मैं सॉल्व कर दूंगा बेसिकली आपकी क्वेरी. और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा मैं आपको कि कमेंट सेक्शन के अंदर मैं ना वीडियो जो होता है, अपना लेक्चर जो होता है उसका बाइफर्केशन बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक कौन से टाइम पे है, कौन सा टॉपिक कौन से टाइम पे है, ओके. तो उससे क्या होगा कि आपके लिए एक बेनिफिट होता है कि आप डायरेक्टली उस टाइम पे जाके वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको जिसमें डाउट है आप वो देख सकते हो, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ओके. इन विच केस स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 7 दैट इज करस्पॉन्डेंस. अगेन अपन कोई करस्पॉन्डेंसी कर रहे हैं. करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, लेटर्स. बट ये लेटर्स जो सेक्रेटरी लिख रहा है किसको लिख रहा है, डिबेंचर होल्डर को लिख रहा है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग सारे लेटर्स जो पढ़ेंगे वो डिबेंचर होल्डर के एंगल से, डिबेंचर होल्डर को जो सेक्रेटरी लिख रहा है उस एंगल से हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो अगेन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है वो देख लो पहले. तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जो कंपनी जो है ये कैपिटल जो है वो कैसे शेयर्स इशू करके या फिर बोरो कर सकती है. मतलब क्या होता है कि रेज बाय कंपनी कैसे पैसा रेज कर सकती है, बाय इशूइंग शेयर्स और बाय इशूइंग डिबेंचर्स टू द पब्लिक, ठीक है. शेयर कैपिटल जो होता है वो ओन कैपिटल होता है और डिबेंचर कैपिटल जो होता है बोरोड कैपिटल होता है. ये सब चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देख लिया है. डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर एक क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. किसी ने उधार दिया है उस चीज़ को कंपनियां करती है, एक्नॉलेज करती है, उस चीज़ को एक्नॉलेज करती है. डिबेंचर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, वो बोरोड कैपिटल है. डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, वो लोग क्रेडिटर होते हैं कंपनी के. एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिबेंचर क्या होता है, सेफ होता है और सिक्योर्ड कैपिटल होता है. सेफ क्यों, क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा और वो जो पैसा है डिबेंचर का, जो पैसा है जिसने भी डिबेंचर लिया है, मतलब कंपनी को पैसा दिया और कंपनी से डिबेंचर लिया, तो वो जो पैसा जो कंपनी ने उसके पास से लिया है कंपनी उसको आफ्टर सर्टेन पीरियड रीपे कर देगी, इसलिए सेफ एंड सिक्योर्ड होता है और उस पर सिक्योरिटी भी दी जाती है, चार्ज ऑन द असेट. फिर डिबेंचर क्या होता है, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, मैंने आपको बता दिया. उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, तेल लेने जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है. अब सेक्रेटरी जो है वो उसको क्या करना होता है, उसको मैनेजमेंट की जो डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट की जो डिसीजन है या फिर कोई अन्य इंफॉर्मेशन जो होती है, ही हैज़ टू कम्युनिकेट टू द डिबेंचर होल्डर. अब ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, लेटर्स के माध्यम से होगा, करस्पॉन्डेंस के माध्यम से होगा. तो जब भी कोई भी एक सेक्रेटरी जब भी लेटर लिखता है तो ही नीड्स टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल. ये सब कुछ सेम पॉइंट अपन ने चैप्टर नंबर 6 में देखा था, काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स हैं. उसको कॉशियस होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए व्हेन इज राइटिंग द लेटर्स टू द डिबेंचर होल्डर. सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर जो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट है, ओके, वो कब तक पहुंचना चाहिए, इट शुड बी इशूड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. जिस दिन अलॉटमेंट किया डिबेंचर का वहाँ से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए. और एक कंपनी जो है वो 500 लोगों को अगर डिबेंचर इशू कर रही है तो इन दैट केस डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. अगर 500 लोगों को कंपनी डिबेंचर इशू करने वाली है तो, और अगर कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया तो नहीं चलेगा. 500 लोगों को अगर तुम डिबेंचर देने वाले हो तो इन दैट केस आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा. इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आता है, प्रिकॉशंस. जब भी सेक्रेटरी जो है वो डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखता है, सेक्रेटरी जो है डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखता है तो उसने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसने क्या ध्यान में रख के लेटर लिखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए. तो इन विच केस सबसे पहला क्या आता है अपना
पोलाइटनेस क्या आता है? पोलाइटनेस कर्टेसी, मतलब ये सेम पॉइंट है जो अपन ने 6 चैप्टर में देखा था। पोलाइटनेस कर्टेसी का मतलब क्या होता है? काइंडली लेटर लिखना चाहिए, ओके, सिंपैथी देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए सामने वाले को, टोन ऑफ द लैंग्वेज should be courteous मतलब काइंड, रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, रूड एंड हार्श लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो है, देखो गाइस जो सेम पॉइंट है मैं वो रिपीट नहीं करता, आप वहाँ चैप्टर नंबर 6 से आप देख सकते हो, पूरा का पूरा सेम है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंप्लेंट है तो उसको फटाफट रिप्लाई करना चाहिए सेक्रेटरी ने। लीगल प्रोविजन, डिबेंचर को लेके जो भी प्रोविजन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेक्रेटरी ने वो क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। अगर कोई अमेंडमेंट आया, कोई चेंजेस आया है रूल्स के अंदर, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए लेटर लिखना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर सेक्रेटरी को अगर बिजनेस के ऊपर कोई दूसरे लॉज भी लगते हैं, अदर लॉज लगते हैं, और सेक्रेटरी को उनके बारे में आइडिया नहीं है, तो ही शुड टेक लीगल एडवाइस, ही शुड टेक लीगल कंसल्टेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट आपका नया आता है, यहाँ पे ध्यान देना। ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट क्या आता है कि सेक्रेटरी ने ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए मतलब क्या? जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेटर के अंदर दे रहे हैं वो सब करेक्ट होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, करेक्ट एंड एक्यूरेट होने चाहिए। क्रेडिट रेटिंग देनी चाहिए कंपनी के डिबेंचर्स के बारे में, कंपनी का डिबेंचर्स की क्रेडिट रेटिंग बतानी चाहिए। और जो भी कंपनी के अफेयर्स है, मतलब कंपनी जो भी काम कर रही है उसके बारे में रियल फैक्ट्स, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स देने चाहिए करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप कोई फैक्ट्स और फिगर्स की बता रहे हो तो वो राइट होना चाहिए, शुड टेक केयर ऑफ दिट, ठीक है। आप अनाप शनाप कुछ भी मत देख देना, क्योंकि आपके लेटर के ऊपर वो जो आपका डिबेंचर होल्डर है उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बता दो, आप ट्रांसपेरेंसी रखो लेकिन टैक्टफुल वे में, स्मार्टली। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है? आपको जो लेटर लिखना है, इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड अप टू द पॉइंट। फालतू यहाँ वहाँ की बातें मत करो, इट शुड बी ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। क्या आता है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन? मतलब क्या? जितना ज़रूरत है उतना ही दो, मतलब जो भी आपका प्रिसाइज देना, मतलब एक्यूरेट देना, राइट इन्फॉर्मेशन देना, और फैक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन देना। कैसे देना? फैक्ट एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन देना। अगर कोई आपको पूछता है कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो वसई में। अगर आपको कोई वसई में ही पूछ रहा है आपका घर कहाँ पे है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे वसई में। या फिर कोई लोग बोलते हैं बिल्डिंग में रहता हूँ, बकवास मत करो यार, प्रिसाइसली बताओ आपका घर कहाँ पे, एक्यूरेटली बताओ, ओके। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी मतलब क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, सेक्रेटरी ने वो इन्फॉर्मेशन जो नहीं बतानी चाहिए बाहर वालों को, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी चाहिए लेटर के माध्यम से। उसने स्मार्टली, टैक्टफुली क्या बोलते हैं, लेटर जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी चाहिए। और कंपनी दिमाग में रखना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमेज ऑफ द गुडविल, इमेज एंड द गुडविल ऑफ द कंपनी। सेम पॉइंट है जो चैप्टर नंबर 6 में आपने देखा था। देखो ये आंसर सेम है, मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 6 में बताया था, पूरा आंसर सेम है, खाली 1-2 पॉइंट नहीं आते हैं, ठीक है। इन विच केस अपन यहाँ पे देखेंगे कि जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखता है तो उसने एक चीज़ मेक श्योर करना चाहिए कि वो कंपनी की अच्छी इमेज ही दर्शाए। अब हमेशा ही शुड मेक श्योर कि वो कंपनी की अच्छी इमेज दर्शाए। ही शुड नॉट यूज रूड लैंग्वेज एंड उसने पोलाइटली बात करना चाहिए, कर्टेसी के साथ बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आंसर कौन सा? प्रिकॉशन मतलब जब भी एक सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखता है तब उसने क्या क्या, किन बातों का दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशन मतलब सावधानी रखनी चाहिए। तो पोलाइटनेस लिखना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी आता है लेटर्स। हम लोग इस चैप्टर के अंदर कौन से लेटर्स पढ़ने वाले हैं? हम लोग कौन से लेटर्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग डिबेंचर होल्डर जब भी अप्लाई करता है डिबेंचर्स के लिए, मतलब एक पर्सन जब भी अप्लाई करता है डिबेंचर्स के लिए और कंपनी ने क्या किया, उसको डिबेंचर्स दे दिया, मतलब अलॉट कर दिया, तो कंपनी को उसको इन्फॉर्म करना होता है कि आपको डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं। कंपनी विल इन्फॉर्म टू द डिबेंचर होल्डर कि आपको लेटर्स अलॉट किए गए हैं। इन्फॉर्मिंग अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, बराबर है। तो वो इंटरेस्ट जब पे करती है कंपनी, तो इन दैट केस ऑल्सो लेटर लिखना पड़ेगा। अगेन वहाँ पे भी 2 आता है, एक इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से और एक इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कंपनी चाहे तो फिजिकली उनको इंटरेस्ट पे करेगी या तो फिर ऑनलाइन
ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकती है। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, वो हम देखेंगे। और रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, जब भी रीपे करती है कंपनी, एक तो कन्वर्जन के टाइम पे लेटर लिखना पड़ता है और दूसरा कौन सा टाइम पे, रीपे करने के टाइम पे लेटर लिखना पड़ता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का पहले आपको देखो, हमेशा कोई भी लेटर आपको पहले उसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मतलब क्या, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर क्या होता है, जब भी when any person applies to the company for the debentures and when the company allots, that is gives him debenture, तो तभी allotment का लेटर लिखा जाता है, ठीक है। दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड बाय द डिबेंचर होल्डर, मतलब उस डिबेंचर होल्डर ने इस लेटर ऑफ अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा जब तक उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि जब भी कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट देने वाली होगी तो वो ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट मांगेगी। इन विच केस इस लेटर के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, क्या क्या डिटेल्स होती है इस लेटर के अंदर, वो हमें देखना पड़ेगा। तो क्या डिटेल होती है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया गया है, उसको कितने अलॉट किए गए हैं, उनके डिबेंचर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है और कितना अमाउंट उससे मिला है, उससे कितना पैसा मिला है हमको, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कौन सा टाइप का डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये 7th का सेवेंथ जो पार्ट होता है अपना लेटर का जो फॉर्मेट है उसमें 7 जो होता है, क्या होता है अपना बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी में इंट्रोडक्शन फिर डिटेल्स आता है, बराबर है कि नहीं। तो ये डिटेल्स ज़्यादा पॉइंट है, डिटेल्स क्या क्या होगी, तो आपको इसलिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बाकी सारे पॉइंट सेम होते हैं ऑलमोस्ट, देख लेना ध्यान से एक बार। क्या होता है, नाम आता है कंपनी का, बराबर है कि नहीं, 1 दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा सेम, फिर 2 डेट सेम, फिर रेफरेंस नंबर हर लेटर में सेम ही रहता है ये, 4 नाम एड्रेस किसका, डिबेंचर होल्डर का, 5th सब्जेक्ट, लेकिन ये जो अपना होता है ये चेंज होते रहता है गाइस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है वो चेंज होते रहता है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आता है अपना सैल्यूटेशन देने के बाद क्या आएगा, 7th पार्ट क्या है, बॉडी है, क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी स्टार्ट हो रही है। ध्यान देना कि आपका एप्लीकेशन आया था, देखो उसने अप्लाई किया था तब जाके हमने अलॉट किया, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एज पर इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिस्पॉन्ड करते हुए, तो उसके एप्लीकेशन का नंबर लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन कौन से तारीख का था, आपका एप्लीकेशन ये नंबर का इस दिन का, बराबर है कि नहीं, इस दिन का, ओके। उसके रिस्पॉन्स में मुझे ये डायरेक्ट किया गया है, मतलब मुझे बोला गया है, किसने बोला, बीओडी ने बोला कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आपको इतने डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं जो इतने % वाले हैं और उसका टाइप क्या है, इतने डिबेंचर्स, उसका रेट क्या है। देखो डिबेंचर्स हमेशा ऐसे लिखा जाता है, क्या कितने डिबेंचर्स है, 100 डिबेंचर, कौन से है, 10% वाले, ठीक है। 10% वाले कौन से है, वो नॉन कन्वर्टेबल, समझ रहे आपको ऐसा। तो इतने डिबेंचर्स जो नॉन कन्वर्टेबल के हैं और वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है वो भी लिखना पड़ेगा आपको, और उसका फेस वैल्यू कितना है वो देना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स, परसेंटेज, फिर टाइप लिखना पड़ेगा, टाइप के बाद फेस वैल्यू लिखने के बाद आपको उसका टेन्योर लिखना है, किसकी टेन्योर इतनी है, ये आपको अलॉट किए गए हैं। एंड द डिबेंचर्स अलॉटेड टू एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन, ये डिबेंचर्स जो आपको अलॉट किए हैं वो कैसे अलॉट किए हैं, हमने बोर्ड मीटिंग रखी थी, बोर्ड मीटिंग रखी थी, वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था। एक सेकेंड गाइस, हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था, कहाँ पे, बोर्ड मीटिंग में, जो कब हुई थी आपको डेट लिखना पड़ेगा, और वो भी हम लोगों ने एओए को मद्देनजर रखते हुए आपको अलॉट किए गए हैं, ठीक है। आपको ये जो बॉडी का जो इंट्रो है 7th का जो ए पार्ट है, अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं है। आप कौन हो, सेक्रेटरी हो, ये दिमाग में रखना बस। तो एज पर द कंडीशंस ऑफ एओए ऑफ द कंपनी एंड ट्रस्ट डीड, देखो हम लोग ने आपको जो डिबेंचर अलॉट किए हैं वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, वो भी ये बोर्ड मीटिंग में किया है जो इस तारीख को हुई थी, और हम लोग ने एओए और डिबेंचर ट्रस्ट डीड के सारे कंडीशंस को फुलफिल करके आपको डिबेंचर अलॉट किए हैं। अब अपना आता है बी पार्ट, जो आता है क्या, डिटेल्स ऑफ द अलॉटमेंट की डिटेल्स लिखने पड़ेंगे। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, फोलियो नंबर, ये आपको ऑलरेडी पता है फोलियो नंबर क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द रेफरेंस नंबर इन द रजिस्टर में कहाँ पे इसकी एंट्री है, तो D90 पे इसकी एंट्री है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाई, कितना अप्लाई किया था। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, कितना अलॉट किया, अप्लाइड अलॉटेड, फिर
उन डिबेंचर्स का नंबर क्या है, डिबेंचर का नंबर क्या है, तो डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द डिबेंचर, और लास्ट कितना पैसा उससे मिला अपने को। अभी इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि आप इस लेटर के साथ हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप क्या बता रहे हो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड ईयर विथ, इस लेटर के साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिर उसको थैंक कर दिया, एंड ये सी पार्ट हो गया अपना, और फिर अपना 8 पार्ट दैट इज फेथफुली अपन थैंक कर रहे हैं उसको। फिर 9th पार्ट क्या आता है अपना, देखो ये वाला जो थैंकिंग वाला पार्ट था ना, ये 7th का बॉडी का थैंकिंग वाला पार्ट था, ये लेटर का थैंकिंग वाला पॉइंट है 8th, और फिर 9th आता है साइन, फिर 10th आता है एंक्लोजर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है, बराबर है कि नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि नहीं बोला है, डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है, तो एंक्लोजर आएगा कि नहीं आएगा, एंक्लोजर आएगा, समझा आपको। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड ना, मूविंग फॉरवर्ड अपन नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। देखो लेटर्स, देखो सब पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन 7th पॉइंट पे आपको ध्यान देना होता है। 7th पॉइंट जो होता है बॉडी ऑफ द लेटर, वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। तो इस लेटर के साथ आप क्या देते हो, डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हो, क्या देते हो, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ध्यान देना यहाँ पे एंक्लोजर आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर। नेक्स्ट पार्ट क्या है लेटर का, अभी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो डिबेंचर अभी आपको पूरा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में देना पड़ेगा कि डिबेंचर जो होते हैं वो क्या होता है, बोरोड कैपिटल होता है, लोन होता है, बराबर, कि लोन होता है एक टाइप का, ठीक है। वो लोन होता है, उस पर ब्याज दिया जाता है, वो भी फिक्स रेट पे दिया जाता है, और वो भी कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर डिविडेंड डिविडेंड क्या इंटरेस्ट जो है वो कंपनी कैसे देगी, तो इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से देगी, या तो फिर क्या करेगी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिकली देगी, ठीक है। अब जब अगर इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से कंपनी दे रही है तो इन दैट केस क्या क्या डिटेल्स आएंगे, तो कितने डिबेंचर हैं, उनके नंबर क्या है डिबेंचर्स के, उनका इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना बनता है, उनका टीडीएस कितना कटा है, और नेट अमाउंट कितना उनको दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पहला लेटर करते हैं इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से। जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, कैसे पे कर रही है, इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से पे कर रही है। तो अगेन द सेम थिंग, पहला पार्ट पूरा सेम रहेगा, सेकेंड पार्ट पूरा सेम रहेगा, थर्ड पार्ट सेम रहेगा, फोर्थ पार्ट सेम रहेगा गाइस, ये सब कुछ सेम रहेगा। 5th पार्ट में चेंजेस आएंगे। कौन से पार्ट में चेंजेस आएंगे, 5th पार्ट में चेंजेस आएंगे, वेट अ मिनट, 5th पार्ट में चेंजेस आएगा, ठीक है। 5th पार्ट में चेंजेस आएगा, देन कौन सा पार्ट में चेंजेस आएगा, 7th पार्ट में चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है 7th पार्ट पे, देखो 6 पार्ट तो सेम टू सेम है, सैल्यूटेशन कर दिया आपने, ठीक है। 7th पार्ट में क्या बोला गया कि मुझे इन्फॉर्म किया गया है, मुझे बोला गया है कि आपको इन्फॉर्म, मुझे बोला गया है, मैं कौन हूँ, सेक्रेटरी, मुझे बोला गया है, किसने बोला है, बीओडी ने बोला है कि आपको इन्फॉर्म करो। आप मतलब कौन, डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करना है। क्या इन्फॉर्म करना है कि बीओडी ने क्या किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है। अब बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होता है, बोर्ड मीटिंग में, तो कब हेल्ड हुई थी वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, कब हेल्ड हुई थी वो बताना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या क्या बोर्ड मीटिंग में क्या किया था उन्होंने, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन लिया था। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हम किसको कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर को कर रहे हैं। तो कितने शेयर्स हैं, उसका रेट क्या है, और कौन से टाइप का है, और फेस वैल्यू कैसी है। हमेशा याद रखना, आपको इसी फॉर्म में लिखना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, फिर आपको क्या लिखना है, रेट लिखना है, और रेट के बाद आपको क्या लिखना है, उसका टाइप लिखना है, और टाइप के बाद फेस वैल्यू लिखनी है। हर एक लेटर में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। इन विच केस अपन ने ये तो बता दिया कि भाई अपन ने इंट्रो दे दिया। 7th जो पॉइंट होता है वो बॉडी होता है, बॉडी का पहला ए पॉइंट क्या होता है, इंट्रो होता है। इंट्रो दे दिया कि भाई मुझे बोला गया है बीओडी ने, उन्होंने बोर्ड मीटिंग की थी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था और इस तारीख पे की थी, और उसमें उन्होंने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, आपके इतने डिबेंचर्स है, उसका रेट ये है, उनका टाइप ये है, बराबर है कि नहीं, और उसकी फेस वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब हम लोग डिटेल्स देंगे, क्या देंगे, डिटेल्स देंगे। किसके डिटेल्स देंगे, आप डिटेल्स देंगे किसके, इसके इंटरेस्ट के डिटेल्स देंगे, ओके। उसमें क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, सेम अपना फोलियो नंबर आएगा। फोलियो नंबर के बाद नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं उनके डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, टोटल कितना उनको इंटरेस्ट जाना चाहिए, कितना उस पर टैक्स कटना चाहिए, और टैक्स कटने के बाद कितने उनको अमाउंट नेट मिलना चाहिए, और उनका इंटरेस्ट वारंट नंबर क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट के एंगल से दे रहे हैं डिबेंचर, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट के माध्यम से दे रहे हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ, मैं अच्छे से इसको कर देता हूँ।
इंटरेस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, वारंट वाला पॉइंट यहाँ पे नया आएगा, ठीक है। फोलियो नंबर, उसके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कौन से हैं, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर, फिर उनको कितना टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, कितना टैक्स कटेगा, TDS वाला पॉइंट, नेट अमाउंट कितनी बनती है उनकी, और इंटरेस्ट वारंट का नंबर क्या है। इसके साथ देखो अपन ने ऑलरेडी डिविडेंड वारंट वाला आंसर किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में किया डिविडेंड वारंट। जब भी वारंट रहेगा तो वारंट तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, वारंट देना पड़ेगा तो वारंट इसके साथ दिया जाएगा, इस लेटर के साथ वारंट दिया जाएगा, बराबर है। अगर यहाँ पे क्या लिखा, हमको लिखना पड़ेगा कि इस लेटर के पीछे हम लोगों ने इंटरेस्ट वारंट जो है वो अटैच किया है, ठीक है, इस एनक्लोज्ड, ठीक है। प्लीज़ डिटैच, आप उसको डिटैच कर देना, लेटर से डिटैच कर देना और जाके बैंक में आपका इंटरेस्ट वसूल कर लेना, ठीक है। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, 7th का C पार्ट अपना आ गया, थैंक बैंक कर दिया अपन ने, ठीक है। यह आ गया 8th पॉइंट, फिर आता है 9th पॉइंट अपना। 8th पॉइंट क्या होता है, एंड में ग्रीटिंग देना, थैंकिंग वैंकिंग कर दिया। 9th वाला साइन आता है और 10th वाला पॉइंट आता है एंक्लोजर। यहाँ पे भी एंक्लोजर है, पहले लेटर में भी एंक्लोजर था, उसमें डिबेंचर सर्टिफिकेट था एंक्लोजर में, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट वारंट है। CC वाला पॉइंट दोनों में नहीं है, CC वाला पॉइंट कहाँ पे भी नहीं आता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इज दिस डन? आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट लेटर क्या है अपना, सेम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही है, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही, लेकिन ये वाला इंटरेस्ट अपन कैसे देने वाले हैं उनको, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली देने वाले हैं। तो इन विच केस पहला पार्ट पूरा सेम रहेगा, पहला पार्ट पूरा सेम रहेगा, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल, फिर अपना आता है दूसरा डेट, तीसरा रेफरेंस, फोर्थ, ठीक है, नाम, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, ठीक है। 5th आता है सब्जेक्ट, ये चेंज होएगा अपना, ये क्या होएगा, चेंज होएगा, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे करने वाले, इलेक्ट्रॉनिकली करने वाले हैं, तो ये अपना पॉइंट चेंज होगा। फिर 6th अपना पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेंगे। नेक्स्ट आता है 7th वाला, 7th का A, जो कि अपना होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेटर का इंट्रोडक्शन। तो वापस हम लोग क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है BOD ने कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग की थी, वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, बोर्ड मीटिंग कब की थी वो लिखना है आपको, उसमें फाइनल किया कि आपका इतना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपका डिबेंचर जो है उसका फेस वैल्यू इतना है, वगैरह वगैरह, और ये कौन से ईयर का इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक कहीं पे भी डिविडेंड बोल दिया हो तो प्लीज़ एडजस्ट, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर है और डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करेंगे, 7th का ही B पार्ट, जो कि अपना क्या होता है, एक सेकेंड, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि उन्होंने सारे के सारे ये कंप्लाई किया है लॉज एंड रेगुलेशंस का, कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस एंड ऑल, ठीक है। फिर अभी अपन क्या करेंगे, डिटेल्स देंगे, किस चीज़ का डिटेल्स देना है, यही अपने को वही फोलियो नंबर, रजिस्टर नंबर है कि नहीं, सेम टू सेम है, ठीक है। फोलियो नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कौन से है, डिस्टिंक्टिव नंबर, सेम टू सेम तीनों पॉइंट। फिर टोटल अमाउंट कितना बनता है उनका, कितना TDS कटने वाला है वो लिख दो, और नेट अमाउंट लिख दो इंटरेस्ट का, कोई नया मगजमारी नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और क्रेडिट कैसे करेंगे उसको, आपने जो अकाउंट नंबर दिया है हमको, हम उसमें ही उसको डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है 8th पॉइंट थैंक करने वाला, ये 7th का C पॉइंट है, 7th का B पॉइंट था, ठीक है। फिर आता है आपका 9th साइन करने वाला, और 10th आता है एंक्लोजर। यहाँ पे एंक्लोजर नहीं होगा बिकॉज हम लोग कुछ भी अटैच नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने वाले हैं कि नहीं। इन विच केस 11th पॉइंट तो आने ही नहीं वाला है कहीं पे, दैट इज CC वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट लेटर पे आते हैं कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर के बारे में। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर क्या होता है पहले वो बताओ। डिबेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्टेबल भी होते हैं। कन्वर्टेबल मतलब आफ्टर सर्टन पीरियड वो लोग क्या होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। उनको सारे हक मिल जाते हैं जो इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी उनको जब भी कन्वर्जन होता है तो उनको वो लोग जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर जो है वो एक्सरसाइज करेगा कि मुझे मेरे डिबेंचर्स के बदले में शेयर्स दो, कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। तो इन विच केस जब भी अपने को वहाँ से लेटर मिलता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, तो इन दैट केस सेक्रेटरी क्या करता है, उसको इन्फॉर्म करता है डिबेंचर होल्डर को कि तुम्हारे डिबेंचर्स जो है वो कन्वर्ट किए गए हैं इक्विटी शेयर्स में, और वहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो आपको इशू किया जाएगा और या फिर इसी लेटर के साथ आपको दिया जाएगा, आपको बाद में इशू किया जाएगा या फिर इसी लेटर के साथ आपको दिया जाएगा।
कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो, मतलब ऐसे डिबेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं, तो इन दैट केस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और वो स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे पास करना पड़ता है, ईओजीएम। ईओजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में करना पड़ता है। आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम द अप्रूवल, जब 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 शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन हम लोग को अप्रूव कर देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उनके डिबेंचर्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर डालते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। सारे पॉइंट्स अगेन सेम रहेंगे, लेटर्स के सब कुछ सेम रहेगा। 1 2 3 4 5th पॉइंट चेंज हो जाएगा वापस से। 5th पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्जन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा अपना। 6th पॉइंट सेम रहेगा। 7th पॉइंट का ए इंट्रोडक्शन चेंज होगा। क्या बोलेंगे 7th पॉइंट का ए क्या बोलता है, ये बोलता है, सेक्रेटरी बोल रहा है कि आई एम डायरेक्टेड, मतलब मुझे डायरेक्ट किया गया, मुझे बोला गया है कि आपको, मुझे बोला गया है, सेक्रेटरी को बोला गया। कौन बोलेगा, सेक्रेटरी को बीओडी बोलेगा, ठीक है, सेक्रेटरी को बीओडी बोलेगा। सेक्रेटरी किसको बोल रहा है, डिबेंचर होल्डर को बोल रहा है कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए थे, कब किए थे, इशू के टाइम पे, जब आपको डिबेंचर इशू किया गया था, उस टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए थे, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको आपके इतने डिबेंचर्स पे जो इतने रेट वाले हैं, ठीक है, ये इस टाइप के हैं, आपका कन्वर्जन ड्यू है करके। द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, मतलब अभी आपका कन्वर्जन ड्यू है, आपका कन्वर्जन हो जाएगा करके। इसीलिए इन अकॉर्डेंस टू दैट, मतलब अभी आपका कन्वर्जन जो है वो ड्यू है, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट योर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर वी हैड केप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था। और वो कौन सी ईओजीएम थी, कब थी, आपको ये सब लिखना पड़ेगा। और कौन से रेशियो में, देखो ये इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे पॉइंट, कौन से रेशियो में आपको कन्वर्ट किया गया है वो लिखना पड़ेगा। एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर, मतलब आपका जो लेटर ऑफ ऑप्शन है उसके अनुसार आपको इतने इक्विटी शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है। इन विच केस अगेन आपको क्या देना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, डिटेल्स क्या है। सबसे पहला डिटेल क्या आता है, फोलियो नंबर, जो आपको पता ही है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड, उसके पास कितने डिबेंचर है, 100 डिबेंचर थे, बराबर है, 100 डिबेंचर थे, तो रेशियो 2:1 है, बराबर है कि नहीं, 2:1 है, मतलब 2 के बदले में 1 इक्विटी मिलेगा, ओके। तो उसको कितने इक्विटी मिल रहे हैं, उसको 50 इक्विटी मिलेंगे। 100 थे तो 2 डिबेंचर के बदले में 1 इक्विटी मिलेगा, ठीक है। तो 100 डिबेंचर थे, बराबर है कि नहीं, तो 100 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। डिस्टिंक्टिव नंबर जो आपको पता है, और शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है, ठीक है, पीछे कहीं पे भी शेयर सर्टिफिकेट नंबर नहीं था। ध्यान देना, आपको अलग पॉइंट समझना है, आपको अलग करना है आंसर को। फिर आपको क्या करना है कि देखो, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ड्यूली साइंड एंड कन्वेड हम लोग ने अटैच किया है इसी लेटर के साथ। आपको ऊपर ही बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट इस लेटर के साथ दिया जाता है या फिर आगे वाले लेटर के साथ दिया जाता है, ठीक है। फिर आप जो अभी देखो शेयर सर्टिफिकेट उसको देंगे तो उसका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। मतलब वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है, आपन ने उनको डिबेंचर दिया था तो उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए रहेंगे, बराबर है कि नहीं। तो वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो अभी क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड, मतलब अभी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। हमने आपको उसके बदले में क्या दे दिया, शेयर दे दिया, आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इसके साथ, ठीक है। योर्स फेथफुली, फिर साइन कर दो, और फिर एंक्लोजर में क्या आएगा, शेयर सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि हम लोग उनको क्या दे रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग उनके जो डिबेंचर्स थे उसको कन्वर्ट कर दिए किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, जब डिबेंचर्स जो है उनकी जो मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने को उनके पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं। वी हैव टू रीपे देम आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डीआरआरएफ मतलब क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड बनाती है और उसमें पैसा इकट्ठा करती है रिडेम्पशन के लिए। और कंपनी क्या करती है, इस लेटर के साथ एक डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म देती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अपन लेटर लिख रहे हैं किस लिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए। अब इन दिस केस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पहले आपको मतलब बताना पड़ेगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि व्हेन द कंपनी रीपेज द डिबेंचर होल्डर उसका प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी, बराबर है कि नहीं। सो
रिडेम्पशन का मतलब होता है पे बैक करना, आपको ये तो पता ही है, चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा है कि नहीं। इन विच केस सबसे पहले क्या होता है, कंपनी जो है वो DRRF मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड बनाती है और उसमें सब पैसे इकट्ठे करती है और उसी पैसों से डिबेंचर होल्डर के जो पैसे हैं वो रिटर्न करती है, बराबर है कि नहीं, उनको रिडीम वहीं से करती है। इन विच केस डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म जो होता है वो इस लेटर के साथ दिया जाता है, वो इस लेटर के साथ डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दिया जाता है। जस्ट टू शो यू वेर इट इज़ रिटन, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म जो है वो इज सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दिया जाता है। ये फॉर्म और नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी को क्या करेगा, ये मैंने तो लेटर लिखा, मैंने लेटर लिख के उसके बाद एक फॉर्म दिया, कौन सा फॉर्म दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दिया, बराबर है कि नहीं। अब वो जो डिबेंचर होल्डर है वो DRRF को फुलफिल करके और उसके साथ साथ मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स भेज देगी मेरे पास, ठीक है, फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन। दिस लेटर इन्फॉर्म्स द डिबेंचर होल्डर दैट देयर डिबेंचर हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन। मतलब मैं तो लेटर लिख रहा हूँ, क्यों, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई तेरे जो डिबेंचर्स है अभी वो उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, तो तू एक काम कर, रिडेम्पशन करने आ जा, ठीक है। इन विच केस इसी फॉर्म के साथ मैं उसको क्या दूंगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दूंगा और वो फॉर्म वो फुलफिल करेगा और फॉर्म फुलफिल करके मुझे वापस से ये करेगा, क्या होता है उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट रहेगा जो डॉक्यूमेंट भी भेज देगा। अब लेटर जो लिखते हैं उसमें सब पॉइंट अपने सेम है, नाम, एड्रेस, सिटी, सीन नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल। फिर अपना सेकेंड पार्ट भी सेम है, डेट, थर्ड पार्ट भी सेम है, रेफरेंस नंबर, फोर्थ पार्ट भी अपना सेम है, एड्रेस, फिफ्थ पार्ट जो है वो चेंज होता है, आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर अपना आता है सिक्स पार्ट जो कि सेम रहता है, फिर आता है सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ का ए, इंट्रोडक्शन। इसमें अपन क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे भाई दिस इज टू इन्फॉर्म यू, उसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये लेटर लिखा गया है कि आपके इतने डिबेंचर्स जो इतने परसेंटेज के हैं और जो उनका टाइप क्या है और वो कब इशू हुए थे, इशूड ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है, आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन सो एंड सो डेट। आपके इतने अमाउंट के, आपके इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो इस रेट के हैं, जो क्या बोलते हैं डैश टाइप के हैं, जो इशू हुए थे सो एंड सो डेट पे, उनका रिडेम्पशन ड्यू हो गया है ऑन सो एंड सो डेट, ठीक है। और बोर्ड रेजोल्यूशन हमने पास किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर ये है, इस बोर्ड रेजोल्यूशन के भी नंबर होते हैं, तो ये वाला बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर है जो बोर्ड मीटिंग में पास हुआ था, इस तारीख को हुआ था, बराबर है कि नहीं। बोर्ड मीटिंग, आप जब भी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग लिखते हो तो आपको इसके अंदर ये भी बताना पड़ता है कि वो बोर्ड मीटिंग कब हुई थी, कौन से डेट पे हुई थी, ठीक है। डिबेंचर्स जो है दे शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड। ये तो आपको पता ही है, डिबेंचर का जो पैसा है कहाँ से दिया जाएगा, कंपनी ने एक फंड बनाया होता है उसमें से दिया जाता है। अभी इन दिस केस क्या होगा, अपन उनको बताएंगे कि प्लीज अरेंज टू सबमिट द एंक्लोज डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। मतलब अपन उनको बोल रहे हैं कि देखो इस लेटर के साथ हमने आपको डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दिया है, उसको आप क्या करो, पूरा कंप्लीट फिल करो और वापस से हमको सबमिट करो, और उसके साथ साथ आपका जो ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो भी हमको दे देना। तो वो इस तारीख के पहले, इस तारीख को देना या इस तारीख के पहले देना। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज, कौन सी फॉर्मेलिटीज, देखो मैं तो लेटर लिख रहा हूँ, लेटर के साथ एक DRF दे रहा हूँ, DRF क्या, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। अब वो ये लेटर और वो डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म जाएगा किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास। डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, उस फॉर्म को पूरा भरेगा, फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट जो रहेगा वो और डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म वो वापस से कंपनी को भेजेगा। ये फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद उसकी अमाउंट जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। आप बोला गया है कि आपका जो अकाउंट नंबर है हमें प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, उनका जो अकाउंट नंबर रहेगा वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। फिर अपन क्या करेंगे, 8th पॉइंट अपना उनको थैंक कर देंगे, फिर 9th पॉइंट साइन कर देंगे, और 10th पॉइंट एंक्लोजर है यहाँ पे, क्या है, DRF डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी के साथ सारे लेटर्स खत्म हो जाते हैं। आपको हर एक लेटर शांति से पढ़ना है, हर एक लेटर में आप दो तीन बार वीडियो देख लोगे ना, आपका हो जाएगा, ये चैप्टर ही हो जाएगा, आपके फुल मार्क्स श्योर है। देखो आधे से ज़्यादा पॉइंट तो सेम है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, 5th पॉइंट में चेंज आता है, 6th पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता है, 7th पॉइंट जो है ABC, 7th पॉइंट हर लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो लेक्चर देखना है ना वो 7th पॉइंट के लिए ही देखना है, 7th पॉइंट के लिए आपको ये लेक्चर देखना है। इन विच केस 7th पॉइंट होने के बाद 8th पॉइंट सेम रहेगा, 9th पॉइंट सेम रहेगा, 10th पॉइंट कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है।
अलग ही रहेगा वो पॉइंट, बट कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, वो आपको ध्यान देना है। 11th पॉइंट तो किसी में भी नहीं, 11th पॉइंट कौन सा है, सीसी वाला, वो तो कोई भी टॉपिक में नहीं है। इन विच केस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझा हो सब कुछ, देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, नो डाउट, यू कैन गो स्लो, बट ये इस टॉपिक को इतना टाइम देना ही सही लगता है मुझे, इससे ज़्यादा टाइम देना सही नहीं है। आप चाहो तो इस वीडियो को स्लो करके शांति से लाइन बाय लाइन आप ना यूट्यूब पे स्पीड स्लो कर देना और आराम से देखना, ठीक है, पहली बार जब देखोगे तब। बाद में रिवीजन के टाइम पे वापस इतना स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन बीच केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि आपने ये पूरा लेक्चर देखा है एंड आपको कैसा लगा। इन केस अगर आपको ये और हाँ, लाइक करना, लाइक प्लीज़ लाइक करो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया है, कुछ भी गड़बड़ है, तो आप उसमें भी आप क्या करो, आप डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब आई विल जेन्युइनली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने क्या गलती की है पढ़ाने में, अगर कुछ रॉन्ग लगा रहेगा तो, ओके। इन विच केस टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।